आज का टॉपिक हमारा न्यूटन्स रिंग। तो किस तरह से बेल शेप्ड फिल्म, जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, बेल शेप्ड फिल्म की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है न्यूटन्स रिंग के फॉर्मेशन को। तो चलिए, ये न्यूटन्स रिंग में क्या होता है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन सरफेस के ऊपर, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है। जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है तो इन एक्चुअल में क्या होता है कि प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक एयर फिल्म जनरेट होती है। और इस पूरे सेटअप को, ये देखिए, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेन ग्लास प्लेट है और इसके बीच में ये एयर फिल्म जनरेट होती है। और इस पूरे सेटअप को 45 डिग्री पर इंक्लाइंड ग्लास प्लेट की हेल्प से सोडियम लाइट से आने वाली लाइट से एक्सपोज किया जाता है। और माइक्रोस्कोप में देखने में इस तरह से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो देखने में मिलती हैं, ये इस तरह से। क्योंकि ये रिंग्स सबसे पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व की, तो न्यूटन के बिहाव पर, न्यूटन के ही नाम से इन रिंग्स को जो है न्यूटन्स रिंग कॉल किया जाता है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन जो है वो पार्टिकल नेचर के मानने वाले थे, तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, क्योंकि इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस जो हैं, ये ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस जो हैं, ये इंटरफ्रेंस पैटर्न है, जिसका कि एक्सप्लेनेशन यंग्स ने दिया। तो किस तरह से ये रिंग्स जो है फॉर्म होती हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, प्लेन ग्लास प्लेट और इसके ऊपर हमने ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो जब लाइट आती है तो लाइट इसकी सरफेस पर पड़कर दो पार्ट में ब्रेक होती है, पार्टली ट्रांसमिट होती है और पार्टली रिफ्लेक्ट होती है। तो आप ये ब्लू रे देख रहे हैं, ये ब्लू रे इंसिडेंट हुई है और जैसे ही ये सरफेस पर आती है पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्टली ट्रांसमिट हो जाती है। और नीचे ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, यहाँ से, क्योंकि इसका एक एंड जो है वो रफ होता है, तो यहाँ से ये प्लेट जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस तरह से इन रिंग्स के, इन लाइट्स के बीच में इंटरफ्रेंस डेवलप होता है और अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। तो इनकी हम कंडीशन निकालेंगे कि किस तरह से, किस कंडीशन में ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी और किस कंडीशन में डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो इसमें भी दो तरह के केस बनते हैं कि एक तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो न्यूटन्स रिंग बाई रिफ्लेक्टेड लाइट, और एक अगर ये हम जो प्लेन ग्लास प्लेट रखा हुआ है इसके इस तरफ जो है माइक्रोस्कोप रख दें और लाइट को ट्रांसमिट कराएं, तो ट्रांसमिट लाइट के केस में न्यूटन्स रिंग किस तरह से डेवलप होती है वो। तो न्यूटन्स रिंग बाई रिफ्रैक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट, तो इस तरह से दो केस यहाँ बनते हैं। हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं न्यूटन्स रिंग बाई रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए चलिए थोड़ा एक डायग्राम हमें समझना पड़ेगा। ये प्लेन ग्लास प्लेट है और इसके ऊपर ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रोक्स 100 सेंटीमीटर के करीब होता है। जो आपके यहाँ लैब में एक्सपेरिमेंट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक स्फीयर ड्रॉ करें, तो ये हमारा स्फीयर हुआ है।
तो ये लेंस जो है इस स्फीयर का एक पार्ट है, और इस पर पी पॉइंट पर सपोज हम इंटरफ्रेंस पैटर्न को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एनएच ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो इसका अपोजिट एंड यहाँ होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो ये अब यहाँ इसको एल नाम दे देते हैं, चलिए इस एंड को, और इसको एन पॉइंट दे देते हैं, ई नाम दे रखा है इसको हमने पहले से ही, ये ई नाम दे रखा है, ये ई इस पॉइंट का नाम है, ये वाला पॉइंट जो है ये ई है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है पी जो है ये रेडियस ऑफ द रिंग बन जाएगी। तो nth रिंग की बात कर रहे हैं हम, तो ये Rn बन जाएगा रेडियस ऑफ द रिंग, और ये भी रेडियस ऑफ द रिंग हो जाएगी Rn, और इस P पॉइंट पर हमने फिल्म की थिकनेस जो है वो T कंसीडर कर। एक खास चीज़ और देखने की है, अगर आप पैटर्न देखें तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिंग्स आगे की ओर बढ़ती चली जा रही हैं, दे गेट क्लोजर, ये पास आती चली जा रही हैं, ठीक है। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ इसमें चेंज हो रहा है। फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पर एवरी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि एंगल ऑफ रेज जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। एवरी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ वेज जो है ये बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, तो एंगल ऑफ वेज बढ़ता जाएगा, मीन्स थीटा बढ़ता जाएगा, तो जो ओमेगा है फ्रिंज विड्थ वो कम होता चला जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हम टुवार्ड्स द एंड जो है मूव करते जाते हैं, रिंग्स जो है वो क्लोजर होती चली जाती है। तो सेंट्रल रिंग जो है वो बड़ी बनती है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं विड्थ उसकी कम होती चली जाती है। चलिए, तो ये फिगर बना लीजिए, फिर आगे जो है इसमें काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से जो है क्या कंडीशन यहाँ इंटरफेरेंस की। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं ये जब नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। हाँ क्या बोलो। सर ये वेज शेप फिल्म जब होती है तब लगाते हैं हम लोग, हाँ ये फॉर्मूला है। तो लेकिन उसमें जो हमारा ये टी बन रहा है वहाँ पे उस रीजन में एयर है, जबकि वहाँ पे तो वो मीडियम म्यू वाला होता है। सर सेम करेंगे फॉर्मूला ना, कैसे अभी लगाते सिर्फ फिगर बनाओ, अभी करते हैं ना सारा हैं? काम, अभी सिर्फ फिगर बनाओ। सर ये आर एन क्या लिया हुआ है? ये रेडियस ऑफ द रिंग है, जो रिंग बन रही है
तो P पॉइंट पर हम nth रिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो उस रिंग का रेडियस जो है वो Rn बनेगा। ये E पॉइंट इधर ऊपर की तरफ मूव कर गया है, ये नीचे की तरफ होगा, तो ये पॉइंट जो है E है, यानी OE जो है इसकी वैल्यू T है, ये P क्यूब के बराबर है। चलिए बन गया। यस सर। तो देखिए, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें वेज शेप्ड फिल्म बनती है, तो वेज शेप्ड फिल्म में ब्राइट के केस के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर ब्राइट रिंग वी हैव जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 म्यू टी cos r plus theta ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है ना, यस सर। 2n minus 1 lambda by 2। n minus 1 lambda by 2, say it is equation number 1। अब हम न्यूटन्स रिंग के केस में अगर आप देखें, तो न्यूटन्स रिंग के केस में एक तो फिल्म जो बन रही है वो एयर की है, और दूसरा लाइट जो डाली जा रही है वो नॉर्मली डाली जा रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है और एयर की फिल्म है। तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंड एयर, for normal incidence and air film, तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में R इक्वल्स टू 0 होगा और म्यू इक्वल्स टू 1 होगा। Therefore, T cos theta will be equals to 2n minus 1 lambda by 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा जो है काफ़ी कम होता है, तो फॉर स्मॉल थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होगी। Therefore 2t will be equals to 2n minus 1 lambda by 2। Say it is equation number 2। तो ब्राइट के केस में, न्यूटन्स रिंग के केस में जो फॉर्मूला है वो ये बन जाता है 2t इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई। और इसी तरह से डार्क के लिए हम लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर डार्क रिंग
Similarly, for dark ring, 2t equals to n lambda. ये डार्क रिंग के लिए आएगा इक्वेशन में। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में थिकनेस को मेजर करना बहुत टफ काम है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस थिकनेस को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियस के फॉर्मूले में। किस तरह से, तो आप इस फिगर का आइडिया ले सकते हैं। इस फिगर में जैसा हम बता रहे थे कि यहाँ पी पॉइंट पर रिंग बन रही है, तो ये रेडियस ऑफ द रिंग हो गया। तो फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर आप लिख सकते हैं यहाँ कितना हो गया, एल ई इंटू ओ ई, एल ई लॉ ऑफ स्फीयर का यूज कर रहे हैं हम यहाँ। लॉ ऑफ स्फीयर में भी दो होते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट एंड लॉ ऑफ कॉर्ड। लॉ ऑफ कॉर्ड का यूज कर रहे हैं हम। एल ई क्रॉस ओ ई will be equals to एच ई क्रॉस ई पी। सर वो लास्ट वाला रिपीट कर देना एक बार। एच ई क्रॉस ई पी, ये है एल ई क्रॉस ओ ई, लॉ ऑफ कॉर्ड हो गया ये, इक्वल्स टू होगा एच ई क्रॉस ई पी। अब ये वैल्यूज हम यहाँ से यहाँ रखते हैं इक्वेशन में। तो एल ई की वैल्यू है, एल ई ये है, तो ये वैल्यू है 2r में से t सब्ट्रैक्ट करते हैं 2r माइनस टी, तो ये वैल्यू है 2r माइनस टी इंटू ओ ई की वैल्यू है, ओ ई की वैल्यू है t, तो ये t हो गया इक्वल्स टू एच ई की वैल्यू आर एन और ई पी की वैल्यू भी आर एन। अच्छा देखिए, जैसा मैं बता रहा था 2r जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्स। हमारी लैब में जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वो 100 सेंटीमीटर का है। डायमीटर हो गया 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी डायमीटर इसका हो गया 2 मीटर। 2 मीटर डायमीटर है। और टी जैसा मैं बता रहा था आपको कि ये माइक्रोन में होता है, 10⁻⁻⁶ के 7 के ऑर्डर का होता है। तो इन कंपैरिजन टू 2r जो है वो टी बहुत छोटा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज 2r is very greater than t, therefore 2r minus t will approximately equals to 2r। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। लिख गया यहाँ तक सबका? यस सर। यस सर। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। टू आर टी इक्वल्स टू
Rn स्क्वायर और T की वैल्यू आ गई Rn स्क्वायर बाई 2R. So it is equation number 3. Sorry, 4 आएगी. 4. ये थिकनेस और रेडियस के बीच में रिलेशन बन गया. अब इस वैल्यू को उठाकर हम इन दोनों इक्वेशन में ब्राइट और डार्क इन दोनों के केस में रख सकते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ब्राइट एंड डार्क विंग का जो रेडियस है वो किस तरह से डिपेंड करता है या वेरी करता है. तो फ्रॉम इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी हैव from equation 2 and 4 we have चलिए रखते हैं 2 into Rn स्क्वायर over 2R will be equals to कितना है 2n minus 1 lambda by 2, 2n minus 1 lambda by 2. टू से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया Rn स्क्वायर इक्वल्स टू 2n minus 1 R lambda by 2. रेडियस को हम लिख सकते हैं डायमीटर का हाफ. तो if dn is the diameter of nth bright ring, तो Rn can be replaced by dn by 2. तो इसको अगर हम सॉल्व करें then dn square will be equals to 2n minus 1 R lambda. और यहाँ से आप इस तरह भी लिख सकते हो dn equals to under root 2n minus 1 into under root 2R lambda. तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट R और लैम्डा कांस्टेंट रहेंगे. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि dn will be directly proportional to under root 2n minus 1. मीन्स ब्राइट रिंग का डायमीटर जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर जो है या ऑड नेचुरल नंबर जो है उनके अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है. तो आप यहाँ लिख सकते हैं thus the diameter of bright ring
Thus, the diameter of bright ring is proportional to the diameters of bright rings are proportional to the square root of odd natural number. Odd natural number. इसी तरह से आप डार्क रिंग के लिए भी निकाल सकते हैं कंडीशन। Similarly for dark ring, डार्क रिंग के केस में कंडीशन क्या है? 2t equals to n lambda। t की वैल्यू रख दें यहाँ, तो 2 इंटू आर एन स्क्वायर ओवर 2r equals to n lambda। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से हम लिख सकते हैं आर एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर एन लैम्डा और if dn is the diameter of nth dark band तो हम रेडियस को लिख सकते हैं dn/2 का होल स्क्वायर and it should be equals to Rn lambda। और यहाँ से हम लिख सकते हैं dn स्क्वायर will be equals to 4Rn lambda। Say it is equation number 5। और प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं 4r और लैम्डा कांस्टेंट होंगे, मीन्स dn विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n। मीन्स द डायमीटर ऑफ nth डार्क बैंड या nth डार्क रिंग्स, thus diameters of nth dark rings are proportional to the diameter of nth dark rings are proportional to the square root of natural number। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में ब्राइट रिंग का डायमीटर और नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है और डार्क रिंग का डायमीटर जो है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ट्रांसमिटेड लाइट के केस में अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन उल्टी हो जाएंगी, जैसा हम पहले भी जानते हैं कंडीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो ट्रांसमिटेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट के केस में जो डायमीटर होगा ब्राइट रिंग का वो रूट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और डायमीटर का जो
डार्क रिंग का जो डायमीटर होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन एस शेप्ड फिल्म के प्रिंसिपल से समझाया जा सकता है। देखिए ये आपका एपरेटस होता है, जो आज एपरेटस आपकी लैब में है। तो इसमें ये आप जो है ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड ग्लास प्लेट है। ये आपका नीचे ये न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट है एंड दिस वन और ये जो आप देख रहे हैं ये लेंस सिस्टम है, ये वाला ये वाला लेंस सिस्टम। सोडियम लाइट से आने वाली लाइट को इस लाइट पे पास करा के और तब इस पर डाला जाता है और ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, इससे देखा जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसका जो है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इससे वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो चलिए ये और देखते हैं कि इससे वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास देखिए ये इक्वेशन नंबर 5 में डायमीटर का ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। सर हाँ तो यहाँ पे हम लोगों ने एजम्पशन लिया था कि R 0 होगा, लेकिन जरूरी है कि R 0 ही होगा? हाँ, जरूरी इसलिए है कि हम जानते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर या किसी भी लेंस सिस्टम पर या किसी पर भी इस तरह की सरफेस पर अगर लाइट नॉर्मली डाली जाए तो लाइट का एक प्रिंसिपल होता है कि लाइट अगर नॉर्मल से डाली जाती है तो वो उसी डायरेक्शन में निकल जाती है जिस डायरेक्शन से डाली गई है, मीन्स नॉर्मल से ही पास होते हुए चली जाती है। रिफ्लेक्शन एंगल 0 होता है। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है इसका। तो हमने यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस कराया है, लाइट को नॉर्मली डाला है उसके ऊपर। तो नॉर्मली डालने की वजह से क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है डार्क रिंग के लिए, वो है dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4 RN लैम्डा। ये फॉर्मूला nth डार्क रिंग के लिए है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फॉर n प्लस p डार्क रिंग, p कोई भी नंबर हो सकता है, p इसलिए रखा है P इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो रिंग जो है वो काफ़ी क्लोज हो जा रही हैं। तो अगर हम इनका डायमीटर नोट करना चाह रहे हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये कितने नंबर तक चलेगी, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये डायमीटर बनेगा 4th रिंग का। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर ले लिया 3 4 5, उस रिंग का डायमीटर नोट करते हैं और इन दोनों रिंग के डायमीटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए P जो है बस एक नंबर ले लिया है। आप चाहे इसे प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का नंबर इसे सेलेक्ट कर रहे हैं।
तो अगर p नंबर के लिए देखें तो n प्लस पी की जो वैल्यू होगी dn प्लस पी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4r n प्लस p लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2। और इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। माइक बंद करो भाई। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं फोर पी आर लैम्डा इक्वल्स टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर और यहां से आप लैम्डा लिख सकते हैं डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बाई 4pr। तो इस तरह से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हैं। मीन्स हमने जो यहाँ ये डायमीटर पहले लिया है, इस डायमीटर से इस डायमीटर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका डायमीटर ये आएगा। इस डायमीटर के स्क्वायर से इस डायमीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो वैल्यू आएगी उसे 4pr से डिवाइड कर दें तो हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फार्मूला जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करने का यहाँ डेवलप किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से बड़े आसानी से वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट की जा सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट भी यहाँ बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर म्यू को इंट्रोड्यूस करें, इस इक्वेशन में म्यू को इंट्रोड्यूस करें तो आप देख रहे हैं म्यू टी वाली जगह पर आएगा, यानी इस जगह पर म्यू आ जाएगा। इस इक्वेशन में इधर म्यू आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर म्यू रखकर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि म्यू इक्वल्स टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4pr लैम्डा 1/म्यू। तो आप कुछ इस तरह से इसमें कर सकते हैं कि तो म्यू के केस में करें अगर हम, तो ये तो एयर के लिए हो जाएगा, ये एयर के अंदर नोट किया हुआ है आपने। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू, तो म्यू डी वाली जगह पर आ रहा था, तो म्यू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हो गया। मीन्स ग्लिसरीन या वाटर या आपने कोई भी और कोई जो है लिक्विड जो है वो इसके अंदर फिल किया हुआ है। देखिए ये जो फिगर है, आप यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं कोई भी लिक्विड। मीन्स जो आपकी एयर फिल्म बन रही है
ये एयर फिल्म है, इसके बीच में आप कोई लिक्विड इंसर्ट कर दीजिए, तब उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि पहले एयर में हमने dn प्लस पी माइनस dn स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, फिर लिक्विड के अंदर निकाल ली, तो लिक्विड के अंदर ये फॉर्मूला इस तरह से होगा। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, मीन्स म्यू इक्वल्स टू एयर में जो आपने वैल्यू निकाली है dn प्लस पी माइनस dn स्क्वायर की, जो एयर में आपने वैल्यू निकाली है उसको डिवाइड कर दीजिए जो आपने लिक्विड में वैल्यू निकाली dn प्लस पी। तो देखिए कितना इजी मेथड है कि आपने लिक्विड में नोट कर लिया dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर की वैल्यू, और सेम वही वैल्यू आपने एयर में नोट कर ली। उन दोनों के डिवीजन से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो है ये मेजर कर सकते हैं। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के, कि आप इसकी हेल्प से किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट था। तो चलिए आज फिर इतना ही रहने देते हैं।